तो क्या हाल है। उम्मीद करते हैं सब लोग मस्त होंगे। ठीक है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जिस भी टॉपिक के बारे में, वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अगर हम बोर्ड के हिसाब से देखें तो हर साल या हर एक साल गैप करके क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। और अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक ना। बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। तो आइडियल सॉल्यूशन जानने से पहले हमको जानना होगा राउल्ट्स लॉ क्या होता है। ठीक ना। ऑलरेडी हम लोग राउल्ट्स लॉ के बारे में बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो जो लोग नहीं जानते हैं जाके एक बार पिछले वाले वीडियो को देख लेंगे। बट हम लोग थोड़ा सा उसका यूज करने वाला यहाँ पे, तो वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ ये बताया गया था कि किसी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट यूज होते हैं, एक सॉल्यूट एंड एक सॉल्वेंट। तो किसी सॉल्यूशन में जो भी हम कंपोनेंट का यूज कर रहे हैं, हमें मालूम है कि इसके वजह से वेपर प्रेशर बनना है, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, लिक्विड हैं और ये वोलेटाइल हैं। तो ये वेपर बनाएंगे और इसके वजह से वेपर प्रेशर भी क्रिएट होगा। तो किसी पार्टिकुलर कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर, मतलब सिर्फ इसके वेपर प्रेशर की बात हो रही है, पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, मीन्स एक्स ए के। मतलब जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन इस सॉल्यूशन के अंदर इस पार्टिकुलर कंपोनेंट का होगा, इसका पार्शियल वेपर, हम ये बोल रहे हैं कि ये एक सॉल्यूशन है जो कि आइडियल सॉल्यूशन है। तो ये हमने कैसे पहचाना कि ये सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन ही है? तो हमने पहचाना होगा राउल्ट्स लॉ अप्लाई करके। इस सॉल्यूशन की बात करें तो ये सॉल्यूशन हमेशा राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा एट एवरी टेम्परेचर एंड एट एवरी कंसंट्रेशन। मीन्स हर टेम्परेचर एंड हर कंसंट्रेशन पे अगर ये सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन है। लेकिन ये सॉल्यूशन अगर हर टेम्परेचर और हर कंसंट्रेशन पे राउल्ट्स लॉ को नहीं फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हमें फाइंड करना हो दो सॉल्यूशंस में कि आइडियल सॉल्यूशन है या नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, तो सबसे पहले हम उन सॉल्यूशंस के ऊपर राउल्ट्स लॉ लगाएंगे, टेम्परेचर चेंज कराएंगे, कंसंट्रेशन चेंज कराएंगे। अगर हर टेम्परेचर पे हर कंसंट्रेशन पे राउल्ट्स लॉ को अगर वो सॉल्यूशन फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। क्लियर है। तो एक बात तो ये हो गया राउल्ट्स लॉ को लेकर के। उसके बाद से दूसरी चीज़ ये देखी गई कि जो वेपर प्रेशर बनता है, अब किसी एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर की बात की जाए या दोनों कंपोनेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर की बात की जाए या टोटल वेपर प्रेशर की बात की जाए, मीन्स चाहे हम पी की बात करें, चाहे हम पी की बात करें और चाहे हम पी की बात करें, पी टोटल, ये हम लोग तीनों वैल्यू पहले निकाल लिया है। इसकी वैल्यू किसी सॉल्यूशन के लिए क्या आता है, तो पी ए नॉट एक्स ए आता है। इसकी वैल्यू क्या आता है, पी बी नॉट एक्स बी आता है। इसकी वैल्यू क्या आता है, तो पी ए प्लस पी बी आता है। मीन्स ये दोनों वैल्यू यहाँ रख देंगे तो ये हो जाता है पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। तो ये है वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, ये है वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट और ये है टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। ठीक ना। तो अगर हमने ये मैथमेटिकली कैलकुलेट करके निकाला है किसी पार्टिकुलर सॉल्यूशन का, मान लेते हैं ये एक आइडियल सॉल्यूशन है, तो इस आइडियल सॉल्यूशन के ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर हमने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग निकाला, इसके अकॉर्डिंग निकाला और टोटल वेपर प्रेशर इसके अकॉर्डिंग निकाला। तो जो हमने सारा वेपर प्रेशर निकाल लिया, उसके बाद से अब हम इस सॉल्यूशन को ले जाएंगे एक्सपेरिमेंट के लिए और एक्सपेरिमेंट करके फिर चेक करेंगे कि इसका वेपर प्रेशर क्या, ये जो हमने कैलकुलेट करके यहाँ से जो वैल्यू निकाला है इन फार्मूलों के थ्रू, क्या उसी के बराबर आ रहा है। तो अगर ये सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन है तो ये दोनों डाटा बिल्कुल सेम आएंगे। मतलब कैलकुलेटेड
कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर की वैल्यू जो कि हमने कैलकुलेट करके निकाला है इन फार्मूलों के थ्रू, इसकी वैल्यू बिल्कुल बराबर होगी एक्सपेरिमेंटल, ठीक तो था, क्या बोला सुनना, अगर कोई आइडियल सॉल्यूशन है तो उसका वेपर प्रेशर जो हमने कैलकुलेटेड निकाला है वही डाटा जब हम एक्सपेरिमेंट करके निकालेंगे तो वही डाटा सेम सेम आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमें ध्यान रखना है कि जो भी हमने मैथमेटिकली कैलकुलेट करके वेपर प्रेशर निकाला है और एक्सपेरिमेंटली जो वेपर प्रेशर आ रहा है, अगर इन दोनों की वैल्यू सेम है तो इसका मतलब वो सोल्यूशन कैसा होगा, आइडियल सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें ये हो गया। अगला क्या है, तो एक चीज़ और है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग एक करके देख रहे हैं। तीसरी चीज़ है कि सबको मालूम होगा कि इसमें सॉल्यूट भी हैं, सॉल्वेंट भी हैं, ठीक ना। तो अगर हम ये बात करें कि अभी हम ए को माने हैं सॉल्यूट, बी को माने हैं सॉल्वेंट, ठीक है, तो मान लेते हैं कि जितने भी सॉल्यूट के मॉलिक्यूल हैं, ये सॉल्यूट का मॉलिक्यूल, ये सॉल्यूट का मॉलिक्यूल, या ये सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल एंड ये सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल, ठीक है, तो सॉल्यूट सॉल्यूट मॉलिक्यूल के बीच में जितना अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है या सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच जितना अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा है, इतना ही अट्रैक्शन फोर्स लगता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच, ठीक ना। तो ये बात बोला जाता है कि अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन लाइक मॉलिक्यूल्स बराबर होता है अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन अनलाइक मॉलिक्यूल। मीन्स अगर हम बात करें ये सॉल्यूट सॉल्यूट मॉलिक्यूल है, ये सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, तो ये एक तरह के मॉलिक्यूल हो गए, सॉल्यूट सॉल्यूट मॉलिक्यूल एक जैसा हो गया, सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एक जैसा हो गया, और ये सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ये दोनों अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल हो गए, ठीक ना। तो इनके बीच जितना अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, इनके बीच जितना अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, इन्हीं अट्रैक्शन फोर्स के बराबर ये भी अट्रैक्शन फोर्स होता है। मतलब इसको चाहे तो ऐसे भी हम लोग दिखा सकते थे, ए मतलब सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स बराबर होता है सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स के, या ये बराबर होता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स के, ठीक ना। तो ये बात ध्यान रखना है कि चाहे कोई भी मॉलिक्यूल हो, सॉल्यूट का हो, सॉल्वेंट का हो, या सॉल्वेंट सॉल्वेंट का हो, या सॉल्यूट सॉल्यूट का हो, उन सब में जो भी अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा वो एक दूसरे के बराबर होगा। ये नहीं कि इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया। अगर ऐसा हो गया तो वो सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक ना। तो ध्यान रखना है कि जो भी आइडियल सोल्यूशन होगा उसमें सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, या सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स आपस में बराबर होता है। इसीलिए हम बोलते हैं अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन लाइक मॉलिक्यूल इक्वल टू अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन अनलाइक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो एक तरह के जो मॉलिक्यूल हैं उनमें लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स बराबर होता है अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स के। क्लियर है। अगला पॉइंट हमारा है कि जो चेंज इन वॉल्यूम है, मतलब कि चेंज इन वॉल्यूम मिक्सर का या सॉल्यूशन का जीरो होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो हमने सॉल्यूशन बनाया है तो हमने ले लिया सॉल्यूट, ठीक है, फिर ले लिया हमने सॉल्वेंट, ये ले लेते हैं, मान लेते हैं कि हमने 20 ml सॉल्यूट लिया है, क्लियर है, और यहाँ पे 50 ml सॉल्वेंट लिया है। अब कोई भी सॉल्यूट कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, ठीक है। तो 20 ml सॉल्यूट एंड 50 ml सॉल्यूट ये हमने शुरू में लिया है, और इन दोनों को मिला करके हमने एक सॉल्यूशन बना दिया, और सॉल्यूशन बनाने के बाद से जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम बना वो 70 ml होता है। ये किसका वॉल्यूम है? सॉल्यूशन का।
तो यहाँ देखो, बिल्कुल इनिशियल जो वॉल्यूम है वो क्या है, इनिशियल वॉल्यूम का मतलब जितना सॉल्यूट लिया जितना सॉल्वेंट लिया दोनों को ऐड कर दें, तो इनिशियल वॉल्यूम हो गया हमारा 70 ml। ये क्या हो गया, VI, मतलब कि वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम। और ये फाइनल वॉल्यूम है जो कि हमने इन दोनों को मिलाने के बाद बनाया, तो ये भी कितना है, 70 ml। तो ये क्या है, V फाइनल है। तो क्या चेंज इन वॉल्यूम कुछ हुआ, यहाँ भी 70 ml था, यहाँ भी 70 ml था, ठीक ना, मतलब वॉल्यूम में कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिला। तो जब हम डिफरेंस निकालते हैं इन दोनों का, चेंज इन वॉल्यूम, तो कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब अगर ये सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन है, तो जब हमने शुरू का वॉल्यूम देखा तो वो भी उतना ही होगा जितना सोल्यूशन बनने के बाद हुआ। क्लियर है, मतलब जब हमने स्टार्टिंग में सोल्यूट एंड सॉल्वेंट लिया तो इन दोनों का वॉल्यूम ऐड करने के बाद उसी के बराबर आ रहा है जितना सोल्यूशन का वॉल्यूम है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है कि किसी भी आइडियल सोल्यूशन में वॉल्यूम चेंज क्या होता है, 0 होता है। एक चीज़ मैंने बताया कि चेंज इन वॉल्यूम क्या था, 0 था। अब यहाँ देखेंगे एक और पॉइंट, अगर हम चेंज इन एंथैल्पी की बात करें, मिक्सर की या सोल्यूशन की जो चेंज इन एंथैल्पी होगी वो 0 होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब हमने सोल्यूट लिया होगा एंड जब हमने सॉल्वेंट लिया होगा, तो स्टार्टिंग में इस दोनों की, सोल्यूट की और सॉल्वेंट की, अगर हम चेक करें तो कुछ ना कुछ एंथैल्पी होगा, तो वो होगा इनिशियल एंथैल्पी। और जब ये दोनों आपस में मिल करके एक सोल्यूशन बना दिए, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ एंथैल्पी होगा, जिसको कि हम फाइनल एंथैल्पी बोल दे रहे हैं। ठीक ना, तो स्टार्टिंग में जो एंथैल्पी है वो और जो फाइनल एंथैल्पी है वो, इन दोनों में कोई चेंजिंग नहीं है। क्या बोलेंगे, अगर कोई आइडियल सोल्यूशन है तो आइडियल सोल्यूशन में एंथैल्पी का चेंज होता ही नहीं है। मतलब स्टार्टिंग में जितनी एंथैल्पी होती है उतना ही एंथैल्पी बाद में भी होता है। मीन्स अगर एंथैल्पी चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब यहाँ पे हीट एक्सचेंज क्या होगा, 0 होगा। एंथैल्पी चेंज अगर 0 है, इसका मतलब क्या है, हीट एक्सचेंज 0 होगा। मीन्स जब ये प्रोसेस हुई होगी, जब ये सोल्यूट और सॉल्वेंट हमने मिक्स करके सोल्यूशन बनाया होगा, तो इस सोल्यूशन के बनने के बाद ना ही यहाँ का टेम्परेचर बढ़ा होगा और ना ही टेम्परेचर घटा होगा। ठीक ना, तो ना ही टेम्परेचर बढ़ेगा ना ही घटेगा, तो इसका मतलब हीट एक्सचेंज क्या हुआ, 0 हो गया। क्लियर है। अगला पॉइंट देखते थोड़ा सा। एक चीज़ ये बताया जाता है कि जब भी कोई आइडियल सोल्यूशन है या जब भी हम आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं, तो आइडियल सोल्यूशन बनाते टाइम जो चेंज इन एंट्रोपी होता है, ये हमने थर्मोडायनेमिक्स में 11th बताया होगा, चेंज इन एंट्रोपी की जो वैल्यू है नॉट इक्वल टू 0 होता है। मीन्स एंट्रोपी चेंज की वैल्यू 0 है। इसका मतलब जब भी हम कोई सोल्यूशन बनाएंगे, खासकर जब आइडियल सोल्यूशन बनाएंगे, तो वहाँ पे एंट्रोपी चेंज कुछ ना कुछ होगा। मतलब कि एंट्रोपी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि फेवरेबल क्या होगा, उसी हिसाब से एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी। ठीक ना, 0 नहीं होगा, बस ये ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है हमारा कि चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी नॉट इक्वल टू 0 होगा। मीन्स जब भी हम कोई आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं तो वहाँ पे गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू भी 0 नहीं होगी। मतलब ये वैल्यू, गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू घट सकती है या बढ़ सकती है, वो डिप। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अब कुछ एग्जांपल्स के, जो कि आइडियल सोल्यूशन के एग्जांपल्स हैं, जैसे कि बेंजीन एंड टॉलुइन, ब्रोमोइथेन आइडोइथेन, नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। तो ये चारों ध्यान रखिएगा कि कितने भी सोल्यूशन हैं, कोई भी आइडियल सोल्यूशन होता नहीं है, बट ये जो हमने एग्जांपल्स लिखे हैं ये ऑलमोस्ट या लगभग आइडियल सोल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं। ठीक ना, 100% आइडियल सोल्यूशन नहीं है, बट ये आइडियल सोल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। अब चलिए हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट हेडिंग के बारे में, जो कि है नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है,
तो ये नोट कर लें सब लोग, उसके बाद से। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अब नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में। तो जो सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन नहीं है वो क्या है, नॉन आइडियल सोल्यूशन है, सिंपल सी बात है। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो हमने आइडियल सोल्यूशन के लिए बताया था कि ऐसा सोल्यूशन जो राउल्ट लॉ को फॉलो करे हर टेम्परेचर हर कंसंट्रेशन पे, वो आइडियल था। लेकिन ऐसा सोल्यूशन जो राउल्ट लॉ को हर टेम्परेचर हर कंसंट्रेशन पे फॉलो न करे, वो कैसा सोल्यूशन होगा, वो नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा। ठीक ना, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक बात ये भी आती है दिमाग में, क्या नॉन आइडियल सोल्यूशन राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करेंगे? करेगा। नॉन आइडियल सोल्यूशन भी राउल्ट लॉ को फॉलो करेगा, आइडियल सोल्यूशन भी राउल्ट लॉ को फॉलो करेगा। बस डिफरेंस क्या है, आइडियल सोल्यूशन हर कंडीशन में फॉलो करेगा, हर टेम्परेचर पे हर कंसंट्रेशन पे। लेकिन नॉन आइडियल सोल्यूशन कुछ टेम्परेचर पे राउल्ट लॉ को फॉलो करेगा, कुछ टेम्परेचर पे नहीं फॉलो करेगा, या हो सकता है कुछ कंसंट्रेशन पे फॉलो करे ये राउल्ट लॉ को और कुछ कंसंट्रेशन पे फॉलो न करे। ठीक ना, इतना सा डिफरेंस है। तो चलिए देखते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि नॉन आइडियल सोल्यूशन राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करेंगे एट ऑल टेम्परेचर एंड ऑल कंसंट्रेशन। ठीक ना, कुछ टेम्परेचर फॉलो करेगा, कुछ कंसंट्रेशन भी फॉलो करेगा, लेकिन हर टेम्परेचर हर कंसंट्रेशन पे राउल्ट लॉ को ये फॉलो नहीं करते हैं। क्लियर है। अगला पॉइंट ये है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है वो, जब भी हम सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो इसमें दो कंपोनेंट होंगे, एक सोल्यूट एक सॉल्वेंट। सोल्यूट के कंपोनेंट की वजह से भी वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ होगा, सॉल्वेंट के वजह से भी वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ होगा। ठीक ना, और टोटल सोल्यूशन का भी वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ होगा। तो जो सोल्यूट का वेपर प्रेशर है, सोल्यूट के वेपर प्रेशर की बात करें PA, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर की बात करें PB, एंड टोटल सोल्यूशन के वेपर प्रेशर की बात करें PT। तो हमें मालूम है कि हम इसे मैथमेटिकली कैसे निकाल सकते थे। तो PA नॉट XA, और इसको भी निकाल सकते थे हम लोग PB नॉट XB, इसको हम लोग निकाल सकते थे PA प्लस PB से। ठीक है, और PA प्लस PB की वैल्यू ऊपर लिखा है, नीचे लिख देंगे हम लोग। तो ये तो हम लोग मैथमेटिकली ऐसे निकालते हैं। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि चलो ये सोल्यूशन नॉन आइडियल सोल्यूशन है और इसका हम लोग वेपर प्रेशर फाइंड करते हैं, मान लेते हैं हमने वेपर प्रेशर फाइंड करना स्टार्ट किया सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट का। तो जब इसका वेपर प्रेशर हम लोग फाइंड करते हैं, तो जब वेपर प्रेशर निकलने के बाद हमने मैच कराया इस कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर के साथ, तो ये आपस में बराबर नहीं होते हैं। यही चीज़ इसके साथ हो जाता है और यही चीज़ टोटल वेपर प्रेशर के साथ हो जाता है। मीन्स कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर की वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर के बराबर नहीं होता है। ठीक ना, एक तो हमने मैथमेटिकली वेपर प्रेशर ऐसे निकाल लिया, लेकिन हम एक्सपेरिमेंट करके जब वेपर प्रेशर निकालते हैं, चाहे ए कंपोनेंट का चाहे बी कंपोनेंट का, या टोटल वेपर प्रेशर निकालते हैं, तो वो वेपर प्रेशर्स और कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर्स आपस में बराबर नहीं होते हैं। ठीक ना, तो ये ध्यान रखना है। तो अगर ऐसा है कि कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर और एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर अगर आपस में बराबर नहीं है, तो इसका मतलब वो सोल्यूशन कैसा होगा, तो नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा। क्लियर है। अगर ये बराबर हो जाता तो कैसा सोल्यूशन होता, तो आइडियल सोल्यूशन हो जाता। क्लियर ना। अगला पॉइंट है हमारे पास अट्रैक्शन फोर्स को लेकर के। तो हमने आइडियल सोल्यूशन में बताया था कि जो लाइक मॉलिक्यूल हैं, मीन्स सोल्यूट सोल्यूट या सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच का अट्रैक्शन फोर्स हो, या अनलाइक मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन फोर्स हो, मीन्स सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का अट्रैक्शन फोर्स, आपस में सब बराबर होते हैं। बट नॉन आइडियल सोल्यूशन के केस में ये चीज़ बराबर नहीं होती है। मीन्स कैसे इसको लिखेंगे हम लोग, तो ये होगा कि लाइक मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है, लाइक मॉलिक्यूल के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है, ये नॉट इक्वल टू होता है अनलाइक मॉलिक्यूल के अट्रैक्शन फोर्स के। ठीक है, तो ध्यान रखना है
कि जो लाइक मॉलिक्यूल हैं उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स और अनलाइक मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन फोर्स आपस में बराबर नहीं होता है। मीन्स अगर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल की बात की जाए या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच की बात की जाए, तो इनके बीच लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है या इनके बीच लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कभी बराबर नहीं होगा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स के। क्लियर ना? तो जब भी हम बात करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, तो वहाँ पे अनलाइक मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स लाइक मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स के बराबर नहीं होता है, नॉट इक्वल टू। क्लियर ना? तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। उसके बाद से हम बात करते हैं थोड़ा सा अगले, ठीक है, अगले पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं। तो चेंज इन वॉल्यूम या मिक्सर का जो वॉल्यूम चेंज है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। मीन्स अगर हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो जब हम किसी नॉन आइडियल सॉल्यूशन को बनाएंगे तो यहाँ पे जो सॉल्यूट का वॉल्यूम है एंड सॉल्वेंट का वॉल्यूम है, मान लेते हैं यहाँ पे 20 ml हमने सॉल्यूट लिया है एंड 50 ml सॉल्वेंट लिया है, ठीक है। तो जब हम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का वॉल्यूम लिए तो इनिशियल वॉल्यूम कितना हो गया हमारा 70 ml, और इनको मिला करके जब हमने बनाया तो ये सॉल्यूशन जो बना इसका वॉल्यूम 70 ml नहीं होगा। मतलब क्या हो सकता है? हो सकता है कि ये वॉल्यूम 75 ml हो जाए या ये वॉल्यूम 65 ml हो जाए, या कुछ ना कुछ ऐसे हो सकता है। ये वैल्यू बिल्कुल नहीं आएगी अगर ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो। मीन्स जो वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम है वो एंड जो फाइनल वॉल्यूम है ये दोनों अलग अलग डेटा आएगा, ठीक ना। तो इसका मतलब यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम जो होगा इसकी वैल्यू हो सकता है पॉजिटिव में कुछ ना कुछ आए, ठीक है, या हो सकता है चेंज इन वॉल्यूम निगेटिव में भी आ सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि चेंज इन वॉल्यूम नॉट इक्वल टू 0 होगा किसी नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो जितने पॉइंट हमने किया है अभी तक ये सब लोग नोट कर लें एक बार, उसके बाद से और भी पॉइंट हैं उनको भी बात करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। वॉल्यूम हो गया था चेंज इन वॉल्यूम, या तो पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में, 0 नहीं होगा, ठीक है। तो अगला पॉइंट है हमारा फोर्थ या फिफ्थ था, कौन सा था? चलो ठीक है फोर्थ कर देते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। आइडियल सॉल्यूशन में चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू 0 था, मतलब कि कोई भी एंथैल्पी का चेंजिंग नहीं हो रहा था। जब हम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट लेकर के इन दोनों को जब मिक्स कर देंगे तो जो बनने वाला सॉल्यूशन है वो जैसे ही बनेगा तो जो हमारा इनिशियल एंथैल्पी है यहाँ का ये चेंज हो जाएगा। मीन्स फाइनल एंथैल्पी कुछ ना कुछ और होगी। मतलब जो हमारा इनिशियल एंथैल्पी एंड फाइनल एंथैल्पी है इसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग आएगा, और अगर एंथैल्पी की चेंजिंग आ रहा है मीन्स हो सकता है एंथैल्पी की चेंजिंग या तो पॉजिटिव में आए या एंथैल्पी की चेंजिंग निगेटिव में आए, ठीक है। और अगर एंथैल्पी की चेंजिंग पॉजिटिव में है इसका मतलब क्या होगा? ये भी हमने थर्मोडायनेमिक्स में बताया होगा कि जब एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव में है इसका मतलब वो प्रोसेस कैसी है? तो एंडोथर्मिक है, ठीक है। और अगर एंथैल्पी चेंज की वैल्यू निगेटिव है तो इसका मतलब वो प्रोसेस कैसी है? तो एक्जोथर्मिक है। मतलब अगर एंथैल्पी चेंज की वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो ये प्रोसेस या ये कह सकते हैं ये सॉल्यूशन बनने में हमें हीट देना पड़ा होगा, ठीक है। और अगर ये प्रोसेस की एंथैल्पी चेंज निगेटिव आ रही है इसका मतलब ये सॉल्यूशन जो बना होगा ये बनने के बाद से हीट रिलीज हुई होगी, ठीक ना। तो ये बात ध्यान रहे, या तो वो वैल्यू पॉजिटिव में आएगा या निगेटिव में आएगा। अगर पॉजिटिव में आता है इसका मतलब वहाँ पे हीट हमें देना पड़ेगा, और अगर माइनस में आ रहा है एंथैल्पी चेंज तो इसका मतलब वहाँ पे हीट रिलीज हुई होगी। मतलब यहाँ पे हीट एक्सचेंज क्या होगा? पाया जाएगा, हीट एक्सचेंज ऑकर्स, ठीक ना। तो ये बात ध्यान रखना है। अगला हम लोग पॉइंट की बात करते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा चेंज इन एंट्रोपी एंड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी।
तो जो आइडियल सोल्यूशन में था वही चीज़ यहाँ भी होती है, ये चेंज नहीं होता है, ये आइडियल एंड नॉन आइडियल दोनों में सेम होता है, सच एज आइडियल। ठीक है, तो बिल्कुल आइडियल की तरह रहता है, यहाँ पे वैल्यू आएगी, मतलब कि एंट्रोपी का चेंज जीरो ना होकर के कुछ ना कुछ होगा, और जो हमारा गिब्स फ्री एनर्जी है इसकी भी जो चेंजिंग है उसकी भी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस से, ठीक ना, ये हमने 11th में बताया था, बट जो लोग नहीं जानते हैं बस ध्यान रखें। एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस, और गिब्स फ्री एनर्जी का मतलब होता है कोई एक्सटर्नल फोर्स या नेचुरल फोर्स जो कि किसी प्रोसेस को कराने के लिए वर्क करता है। ठीक है, तो अगर ये बातें नहीं मालूम है आप लोगों को तो थोड़ा सा आप लोग जाके 11th के थर्मोडायनेमिक्स के उन हेडिंग्स को रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे पास नॉन आइडियल की। अब हम लोग ये देखेंगे कि जो नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं, अब ये दो तरह से डेविएशन शो करते हैं। मतलब कि जैसे अगर कोई आइडियल सोल्यूशन है तो इस आइडियल सोल्यूशन से ये नॉन आइडियल सोल्यूशन कैसे अलग हैं। अगर ये पॉजिटिव वे में अलग हैं या नेगेटिव वे में अलग हैं, तो अगर पॉजिटिव वे में अलग होते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, और अगर ये निगेटिव वे में अलग होते हैं तो हम बोल देते हैं कि ये निगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। ठीक है, तो कैसे पॉजिटिव डेविएशन शो करता है कोई भी नॉन आइडियल सोल्यूशन और कैसे निगेटिव डेविएशन शो करता है, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, बट इससे पहले आप लोग ये नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि कोई भी नॉन आइडियल सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन के कंपेयर में कैसे अलग अलग डेविएशन शो करता है। ठीक ना, तो अगर पॉजिटिव डेविएशन शो करता है तो निगेटिव डेविएशन शो करता है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर पॉजिटिव डेविएशन शो करता है इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम मिक्सर का या सोल्यूशन का, ये पॉजिटिव में आएगा। चेंज इन एंथैल्पी मिक्सर की, वो भी पॉजिटिव में आएगी। चेंज इन वॉल्यूम अगर निगेटिव डेविएशन शो करता है इसका मतलब यहाँ पे मिक्सर का जो वॉल्यूम होगा वो निगेटिव में आएगा, और चेंज इन एंथैल्पी मिक्सर की जो होगी वो भी निगेटिव में होगी। तो ये बात ध्यान रखना है कि अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव में आएगा, एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव में आएगा। निगेटिव डेविएशन है तो चेंज इन वॉल्यूम निगेटिव होगा, चेंज इन एंथैल्पी निगेटिव होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर ये पॉजिटिव डेविएशन है, निगेटिव डेविएशन, इन दोनों के अलावा और क्या चीज़ें हैं, उनसे पॉइंट हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन लाइक मॉलिक्यूल, क्या बात कर रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन लाइक मॉलिक्यूल, ए सॉल्यूट सॉल्यूट या सॉल्वेंट सॉल्वेंट, मीन्स इनके बीच के अट्रैक्शन फोर्स और इनके बीच के अट्रैक्शन फोर्स की जो वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाती है, किससे, तो अनलाइक मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स से। ठीक है, तो जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है इससे ज़्यादा लगने लगता है अट्रैक्शन फोर्स या तो सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में या सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में। ठीक है, उसके बाद से अगर हम बात करें वेपर प्रेशर की, तो जो एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वेपर प्रेशर की, वो बढ़ जाती है किससे, तो कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से। जो हम वेपर प्रेशर मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं उससे ज़्यादा वैल्यू आ जाती है जो हम एक्सपेरिमेंटली निकाल रहे हैं वेपर प्रेशर उसकी। ये कैसे होता है, ये सारी बातें हम लोग अभी एग्जाम्पल के थ्रू डिटेल में करेंगे। ठीक है, अभी जो बातें बता रहे हैं वो सब लोग सुनते जाइए। एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें दो एग्जाम्पल हैं, एक है कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन, और एक है इथेनॉल एंड एसीटोन। ठीक है, ठीक है, इस पॉइंट पे अगर बात करें तो यहाँ पे इसके उल्टा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे लाइक मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन फोर्स, जो लाइक मॉलिक्यूल है इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है, किससे कम हो जाता है, तो अनलाइक जो मॉलिक्यूल हैं उनके अट्रैक्शन फोर्स से। ठीक है, तो
जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो बढ़ जाता है सॉल्यूट सॉल्यूट या सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स से, इन केस ऑफ निगेटिव डेविएशन। ठीक है, ये सारी बातें अभी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एग्जांपल के साथ, टेंशन मत लीजिए। अभी जो बातें मैं बोल रहा हूँ ये सुनते जाइए अट्रैक्शन फोर्स से। ठीक है, वेपर प्रेशर की बात करें तो एक्सपेरिमेंटल जो वेपर प्रेशर है, एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है किससे, तो कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से। ठीक है, तो जो भी हम लोग कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर निकालेंगे इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर के कंपेयर में, मतलब इसके जस्ट उल्टा। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल है हमारे पास, एक है फिनॉल एंड एनिलीन। सबको फार्मूला मालूम होगा, फिनॉल का फार्मूला होता है बेंजीन के ऊपर OH, एनिलीन का फार्मूला सबको मालूम होगा बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप। ठीक है, इस तरह से एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, कौन सा है, तो क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CHCl3 और एसीटोन का होता है CH3COCH3। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन निगेटिव डेविएशन। अब हम इसके एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करते हुए और सारी बातें समझेंगे, बट इससे पहले आप लोग ये नोट कर लीजिए। ठीक है।